हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने कुछ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर जैसे डिस्कस किए। एक तो हमने कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में और टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। अमाइड्स के एग्जांपल डिस्कस किए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड्स के नोमेनक्लेचर किस तरह से किए जाएं। अमाइड्स के हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किए, एस्टर्स के डिस्कस किए, ईथर्स के नोमेनक्लेचर भी हमने डिस्कस किए। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं साइक्लिक ईथर। अगर कंपाउंड में साइक्लिक ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाए, ये कांसेप्ट आप समझें। देखो साइक्लिक ईथर की अगर बात की जाए तो साइक्लिक ईथर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक बात ध्यान देना। साइक्लिक ईथर जब वर्ड आप सुनते हैं तो उसकी इमेज एज अ फंक्शनल ग्रुप आपके माइंड में क्या बनती है, इसकी अगर बात की जाए तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखो कि मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में साइक्लिक ईथर की जो इमेज बनती है वो इमेज ये बनती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के माइंड में साइक्लिक ईथर की जो इमेज बनती है वो ये इमेज बनती है, और मैं ये चाहता हूं कि साइक्लिक ईथर की इमेज आपके माइंड में ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस इमेज के साथ में अगर आप साइक्लिक ईथर के नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको नोमेनक्लेचर में काफी प्रॉब्लम होगी। आप ध्यान देना, साइक्लिक ईथर की जो इमेज आपके माइंड में बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, दिस इज साइक्लिक ईथर। अगर आप इस इमेज के साथ में साइक्लिक ईथर्स के नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपके लिए इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना बहुत ही आसान होगा। इसलिए ध्यान रखें, साइक्लिक ईथर की जो इमेज आपके माइंड में रहना चाहिए वो ये इमेज होना चाहिए। तो दिस इज साइक्लिक ईथर। और अब अगर हम बात करें तो याद करें हमने 5 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे डिस्कस किए थे जिन फंक्शनल ग्रुप्स को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करते हैं: नाइट्रो, नाइट्रोसो, हेलोजन, ईथर एंड साइक्लिक ईथर। सो साइक्लिक ईथर इज अमंग दोस 5 फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां पर अगर बात की जाए तो दिस साइक्लिक ईथर विल बी कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और ध्यान देना, in case of IUPAC system, cyclic ethers are always considered as substituents and these are written as epoxy। इनको हम epoxy के साथ में लिखते हैं। इंग्लिश जो टर्म हम यूज करते हैं, जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं epoxy। आप याद करें, ओपन चेन ईथर्स की अगर बात की जाए तो ओपन चेन ईथर्स को भी हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं और ओपन चेन ईथर्स को लिखते हैं एल्कोक्सी। अब एक बात ध्यान देना, देखो ओपन चेन ईथर की अगर बात की जाए तो ये ओपन चेन ईथर है, राइट। अब ओपन चेन ईथर का अगर आप नोमेनक्लेचर करते हैं और इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करते हैं इन द टर्म ऑफ एल्कोक्सी, तो ध्यान देना इस एल्कोक्सी टर्म में नॉट ओनली ऑक्सीजन बट out of these two alkyl groups attached with oxygen, one of the alkyl group is also included in alkoxy। आप ध्यान दीजिएगा, एल्कोक्सी की अगर बात की जाए तो एल्कोक्सी में केवल फंक्शनल ग्रुप ईथर का ऑक्सीजन ही नहीं, उसके साथ में इस ऑक्सीजन से अटैच्ड 2 alkyl ग्रुप में से कोई एक alkyl ग्रुप भी इंक्लूडेड होता है। मतलब एल्कोक्सी की अगर बात की जाए तो इट इज इंक्लूडिंग R ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दैट इज एल्कोक्सी। लेकिन अगर हम बात करें इपॉक्सी की तो साइक्लिक ईथर्स आर नेम्ड एज इपॉक्सी, और जहां तक टर्म इपॉक्सी की बात है तो इपॉक्सी केवल और केवल ऑक्सीजन को कवर कर रहा है, ये कंपाउंड के कार्बन एटम्स को कवर नहीं कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इपॉक्सी की अगर बात की जाए तो इट इज कवरिंग ओनली ऑक्सीजन नॉट कार्बन। कार्बन एटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म इपॉक्सी, जबकि एल्कोक्सी की अगर बात की जाए तो एल्कोक्सी में वो कार्बन एटम्स भी इंक्लूडेड है जो इस अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट है। तभी तो हम बात करते हैं कि यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप हो, यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप हो तो इट विल बी कॉल्ड मिथॉक्सी, अगर इथाइल ग्रुप हुआ तो इथॉक्सी, प्रोपाइल ग्रुप हुआ तो प्रोपॉक्सी। मतलब ये एल्कोक्सी टर्म आप कह सकते हैं वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद दिस ऑक्सीजन। तो ओपन चेन ईथर्स की अगर बात की जाए तो ओपन चेन ईथर्स में जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एल्कोक्सी, वो एक वेरिएबल प्रीफिक्स होगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस अल्काइल ग्रुप। लेकिन साइक्लिक ईथर की अगर बात की जाए तो साइक्लिक ईथर के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं इपॉक्सी,
and it is always fixed whatever is the number of carbon atom in cyclic ether. आप ध्यान देना, ये टर्म केवल ऑप्शन को इंक्लूड कर रही है, केवल ऑप्शन को कवर कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इपॉक्सी टर्म इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल साइक्लिक ईथर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, इन जनरल स्टूडेंट के माइंड में जो साइक्लिक ईथर की इमेज होती है वो ये इमेज होती है। अब जब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो आप लिखते हैं इपॉक्सी। क्या इपॉक्सी में ये कार्बन एटम्स कवर हो रहे हैं क्या? नो, इपॉक्सी में कार्बन एटम्स कवर नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन है, ये सपोज आपके पास साइक्लिक ईथर है, तो आप देखो चाहे साइक्लिक ईथर ये हो चाहे साइक्लिक ईथर ये हो, दोनों ही साइक्लिक ईथर के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? इपॉक्सी लिखने वाले हैं। मतलब इपॉक्सी में ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडेड नहीं है। तो जो इपॉक्सी टर्म आप यूज कर रहे हैं वो इपॉक्सी टर्म आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? ओनली फॉर दिस पार्ट। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि साइक्लिक ईथर की इमेज जो आपके माइंड में होना चाहिए वो केवल ये इमेज होना चाहिए। आपके माइंड में साइक्लिक ईथर की इमेज में इसके कार्बन एटम्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे इन द टर्म ऑफ इपॉक्सी तो फिर आपको ये क्लियर रहेगा कि जो इपॉक्सी आप लिख रहे हैं वो उस इमेज के लिए आप लिख रहे हैं जो आपके माइंड में साइक्लिक ईथर की ये वाली मैंने होने के लिए कहा है। तो साइक्लिक ईथर की इमेज आप ये माइंड रखें और इसके लिए इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए, ध्यान देना, इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? इपॉक्सी यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड को हमें नोमेनक्लेचर करना है। दिस इज द कंपाउंड हैविंग साइक्लिक ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप। और मैंने आपसे क्या कहा, साइक्लिक ईथर की जो इमेज आपके माइंड में होना चाहिए वो केवल और केवल इसका ऑक्सीजन होना चाहिए। साइक्लिक ईथर की इमेज में इसके कार्बन एटम आपको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो आंसर इज साइक्लिक ईथर। और आप कह सकते हैं दिस इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड एज साइक्लिक ईथर। ये कंपाउंड में साइक्लिक ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और क्योंकि साइक्लिक ईथर को हम हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो आप कह सकते हैं इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। क्या इस कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? आंसर है नो। क्योंकि देखो आप याद करें कंपाउंड का जब हम आईयूपैक नेम लिखते हैं तो आईयूपैक नेम में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन की। तो वो तो इसमें है नहीं, बिकॉज़ देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड दैट इज साइक्लिक ईथर एंड इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, अब आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा इस बात को अच्छे से। ऐसा करते हैं इसके कंपैरिजन में एक कंपाउंड ले लेता हूं, और वो कंपाउंड मैंने ये लिया। देखो इस कंपाउंड का अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इस कंपाउंड में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज़ हैलोजन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर आपको ये कहा जाए कि इस कंपाउंड में हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है तो आप क्या कहेंगे? क्लोरीन्स आर सब्स्टिट्यूएंट फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के क्लोरीन के लिए क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट है, और कंपाउंड के प्रिंसिपल कार्बन चेन का अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो इन सब्स्टिट्यूएंट को इन क्लोरीन्स को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हुए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करेंगे। बस अब आप ध्यान देना, जिस तरह से आपने इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है क्लोरीन्स को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए, बिल्कुल उसी तरह से इस इपॉक्सी पार्ट को, ध्यान देना इपॉक्सी पार्ट में कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, इस इपॉक्सी पार्ट को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हुए, बिल्कुल इसी के सिमिलर इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हुए आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का अगर मैं सिलेक्शन करता हूं तो ध्यान देना, क्योंकि मेरे माइंड में साइक्लिक ईथर एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो उसकी इमेज है वो केवल ये ऑक्सीजन है, उस सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन एटम्स इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर इस ऑक्सीजन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए
इस साइक्लिक ईथर को मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन इस तरह से करूंगा। बिल्कुल इसी तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो आप साइक्लिक ईथर्स का करेंगे वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में करेंगे जिस फॉर्मेट में हमने ओपन चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया है। तो कार्बन चेन का सिलेक्शन बिल्कुल वैसे ही है। अब आप देखो इसमें अगर आपको बोला जाए आईयूपैक नंबरिंग, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ना आईयूपैक नंबरिंग की बात करते हैं, तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम राइट टर्मिनल सिंस सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर टू दिस टर्मिनल। तो यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट की और अब इस कंपाउंड का नेम अगर लिखा जाए तो इट विल बी 2,3 डाइक्लोरो। दिस इज द पार्ट P2। याद करें सबसे पहले आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हम लिखते हैं पार्ट P2 और उससे भी पहले हम लिखते हैं दैट सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन। याद करें ऐसा हमने डिस्कस किया है, सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन। फिर हम लिखते हैं द पार्ट P2, then P1, then L, then S1 and then S2। अब आप ध्यान देना ये हमारे पास कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखने का फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो पार्ट P2 इज 2 क्लोरीन्स, तो हमने लिखा 2,3 डाइक्लोरो। P1 is used only for cyclic compounds, तो यहां पर P1 पार्ट आएगा नहीं। फिर आ जाएगा L, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन 5, तो जाएगा पेंट और सफिक्स फर्स्ट इन, सफिक्स सेकंड एब्सेंट, क्योंकि इस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एब्सेंट है। अब इस कंपाउंड का नेम लिखते हैं। यहां भी अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो इस कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन से आउटसाइड कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अच्छा नंबरिंग की बात की जाए तो यहां भी आप देखो सब्स्टिट्यूएंट इज नियर टू दिस टर्मिनल, तो यहां से हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। अब आप देखो सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन इन द कंपाउंड, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन। फिर हम लिखते हैं पार्ट P2। P2 is the substituent present in the principal carbon chain. So yes, this cyclic ether is present as a substituent in this principal carbon chain और इस substituent को हम क्या लिखेंगे epoxy with position। अब जरा देखो जैसे यहाँ पर क्लोरीन एक substituent है और ये कार्बन चेन के सेकंड कार्बन से बॉन्डेड है, सेकंड क्लोरीन थर्ड कार्बन से बॉन्डेड है, तो हमने पोजीशंस के साथ इसको लिखा 2 और 3। क्या मैं कह सकता हूँ साइक्लिक ईथर जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन में अटैच्ड होगा तो ये कार्बन चेन के कोई दो कार्बन से अटैच्ड होगा, क्योंकि दो वैलेंसीज के थ्रू अटैच्ड होगा ना, और ये ऑक्सीजन कार्बन चेन के जिन दो कार्बन से अटैच्ड होगा उन दो कार्बन की जो आईयूपैक नंबरिंग है वही इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं इट विल बी 2,3 इपॉक्सी। ध्यान देना दिस इज 2,3 इपॉक्सी। बिल्कुल इसको मैंने वैसे ही लिखा जैसे यहां पे लिखा 2,3 डाइक्लोरो। अब उसके बाद बात करते हैं P1। ध्यान देना P1 की अगर बात की जाए तो इट विल बी एब्सेंट फॉर द कंपाउंड। ध्यान देना P1 इसके लिए एब्सेंट है क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा साइक्लिक ईथर में ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है और अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट पार्ट को इस कार्बन चेन में से हटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल कार्बन चेन जो मेरे पास है वो एक ओपन चेन ही तो है। यहां पर अगर मैं जैसे यहां पर अगर मैं दोनों क्लोरीन्स को हटा दूं तो प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन की ओपन चेन है। वैसे ही इसमें से अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट पार्ट को हटा दूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में याद करो केवल ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कोई कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। ये मैंने आपसे कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा साइक्लिक ईथर का नोमेनक्लेचर करते टाइम साइक्लिक ईथर की इमेज में केवल ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन एटम्स नहीं होने चाहिए। अगर कार्बन एटम्स भी इमेज में है ना तो आपको नेम लिखने में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं ये, आप इस सब्स्टिट्यूएंट पार्ट को हटाओगे तो ये कार्बन चेन 5 कार्बन की चेन ये भी ओपन चेन होगी, मतलब यहां भी P1 पार्ट एब्सेंट, क्योंकि इपॉक्सी में केवल ऑक्सीजन इंक्लूड हुआ है, कार्बन एटम्स इंक्लूड नहीं हुए। तो आप 5 कार्बन एटम्स के लिए लिखेंगे पेंट एंड सफिक्स फर्स्ट इन, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन चेन है, और सफिक्स सेकंड एब्सेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट IUPAC नेम्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स। तो हमेशा ध्यान रखें, रिमेंबर इट, साइक्लिक ईथर इज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट और इसकी जो इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए वो केवल ऑक्सीजन वाली इमेज होनी चाहिए। इस इमेज में कार्बन एटम्स इंक्लूड नहीं करते। और एग्जांपल देखिए,
एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब इस कंपाउंड में देखो सबसे पहले अगर बात की जाए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तो वो एब्सेंट है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में एब्सेंट है क्योंकि साइक्लिक ईथर एंड हैलोजन आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो ध्यान देना क्लोरीन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है और साइक्लिक ईथर भी सब्स्टिट्यूएंट है और साइक्लिक ईथर एज अ सब्स्टिट्यूएंट केवल ये पार्ट, this is cyclic ether present as a substituent in this compound that will be written as epoxy। तो फिर इस पार्ट को और इस पार्ट को तो हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। तो यहां पर अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात की जाए तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं। अब आप देखो नंबरिंग की अगर बात की जाए तो याद करो क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है तो नंबरिंग आपको सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग करना है। और सब्स्टिट्यूएंट में आप याद करें हम बात करते हैं सेट ऑफ लोकेंट टूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टूल विल बी अप्लाइड और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अगर आप नंबरिंग इसमें राइट टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग अगर आप इसमें राइट टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो सेट ऑफ लोकेंट होगा दैट विल बी 1, 3, 4। 3, 4 is the position of this cyclic ether as a substituent and 1 is the position of chlorine। और अगर आप नंबरिंग में ध्यान देना, अगर आप नंबरिंग लेफ्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग अगर आप इसमें लेफ्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अब सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा 2, 3 दैट इज द पोजीशन ऑफ द साइक्लिक ईथर एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड 5। तो यहां पर आएगा 2, 3, 5 और राइट साइड से अगर आपने स्टार्ट किया तो इट विल बी 1, 3, 5। दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 1 बाय 1 कंपैरिजन करेंगे, इसकी फर्स्ट पोजीशन को इसकी फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करेंगे एंड एट द फर्स्ट डिफरेंस द सेट ऑफ लोकेंट हैविंग लोअर पोजीशन विल बी प्रेफर्ड। मतलब ये नंबरिंग इसमें करेक्ट होगी, रेड वाली नंबरिंग इसमें रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर तो यहां से नंबरिंग करते हुए अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको लिखना होगा। देखो साइक्लिक ईथर इज रिटन एज इपॉक्सी एंड क्लोरीन इज रिटन एज क्लोरो। दोनों को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो इट विल बी 1 क्लोरो 3, 4 epoxy, 1 chloro 3, 4 epoxy। This is the part P2। P1 will be absent for the open chain compounds। Then L, number of carbon atoms in principal carbon chain 5, तो it will be pent, suffix first ane। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 1 chloro 3, 4 epoxy pentane। क्या समझ आया साइक्लिक ईथर का नेम? और एग्जांपल ध्यान दो उसको। नेक्स्ट अब आप ध्यान देना, नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है उस कंपाउंड में सबसे पहले अगर बात की जाए सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ध्यान देना नाउ इन दिस कंपाउंड कीटोन विल बी सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड बिकॉज़ साइक्लिक ईथर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो कीटोन इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और याद करें हालांकि कीटोन में कार्बन प्रेजेंट है लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया है कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन में इन बिटवीन प्रेजेंट होगा, वो कार्बन चेन के टर्मिनल पर नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम जब प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो कीटोन के कार्बन को इंक्लूड करते हुए इसके दोनों साइड में कार्बन एटम्स कवर करते हैं अप टू फ्री टर्मिनल। तो ध्यान देना इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए इसके दोनों साइड में अगर मैं कार्बन एटम्स कवर करूंगा अप टू फ्री टर्मिनल तो एक फ्री टर्मिनल तो मेरे पास ये आ जाएगा। ध्यान देना प्रिंसिपल कार्बन चेन का एक फ्री टर्मिनल तो ये हो जाएगा और आगे अगर मैं कंटिन्यूटी में कार्बन एटम्स को कवर करता हूं तो देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इस कार्बन चेन में कंटिन्यूएशन में आपको ये कार्बन एटम्स मिल जाएंगे। क्या क्लियर होगी बात? तो ये आपके पास इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगी। और अब इस कार्बन चेन की आईयूपैक नंबरिंग की बात की जाए तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द टर्मिनल टू व्हिच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नियर और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां से नियर है तो ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। और अब आप ध्यान देना फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट epoxy is present as a substituent and its position is 4, 6 तो जाएगा 4, 6 epoxy। now L number of carbon atoms in principal carbon chain is 7 so it will be hep suffix first ane in ine it will be ane and suffix second that is the suffix of principal functional group ketone के लिए suffix suggested जो है that is on position is 2 so it will be heptane 2 on।
ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। सो इट इज 4,6 epoxy heptane 2-on। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट आईयूपैक नेम ऑफ साइक्लिक ईथर्स। अब आप ध्यान देना, जैसे ये अगर आपको दिया हुआ है, अगर इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखना है तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? इपॉक्सी इथेन। इस कंपाउंड के लिए अगर मैं आईयूपैक नेम की बात करूं तो इट विल बी इपॉक्सी इथेन, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और ये पार्ट हो जाएगा इपॉक्सी, तो नेम हो जाएगा इपॉक्सी इथेन। सो दिस इज अबाउट आईयूपैक नेम ऑफ साइक्लिक ईथर्स। नेक्स्ट अब इसमें एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और उसमें मैं कंपाउंड ले रहा हूं एनहाइड्रेट। देखो एनहाइड्रेट के आईयूपैक नेम्स हमें कैसे लिखना होता है वो डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्रेट्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रेट। देखो एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले, इसकी टेक्निक को डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि इसी पॉइंट को फिर हम आगे रिलेट करेंगे टेक्निक के साथ में, जिसके थ्रू आपको एनहाइड्रेट के आईयूपैक नेम्स लिखने होते हैं। देखो एनहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो एसिड एनहाइड्रेट्स आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, इस एसिड एनहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है which is obtained by dehydration of carboxylic acid। आप ध्यान देना, समझ इस बात को। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं, इसमें ले लेते हैं RC+H। R इसमें कोई एक एल्काइल ग्रुप है। अब ये एसिड अगर आप लेते हैं तो ध्यान देना, इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के
एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे एंड देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स टू फॉर्म एनहाइड्रेट। क्या होगा देखो, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन में जब H2 एलिमिनेशन होगा तो बाय द एलिमिनेशन ऑफ दिस वाटर वी गेट दिस कंपाउंड। On elimination of water by the interaction between two carboxylic groups, on elimination of water by the interaction between two carboxylic group, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में इंटरेक्ट करके H2 का एलिमिनेशन करते हैं तो आपको ये कंपाउंड मिलता है और इसी कंपाउंड को हमने कहा है एनहाइड्रेट। दिस इज एनहाइड्रेट। अब आप ध्यान देना, देखो एनहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो एनहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एनहाइड्रेट एंड मिक्स्ड एनहाइड्रेट, या आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट एंड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट, और ये डिपेंड करता है इन अल्काइल ग्रुप्स पर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं यहां पर एक R और एक R डैश ले लेते हैं, मतलब अंडरस्टूड है। हमने एक एसिड तो RCOH लिया है और एक लिया R डैश COH। अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें यहां पर तो दिस R and R dash, depending on the R and R dash we can categorize anhydrates into two। इस R और R dash पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम एनहाइड्रेट को दो कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, if R is equal to R dash, अगर ये दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है तो ऐसे एनहाइड्रेट को हम कहेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। इन दैट केस द एनहाइड्रेट इज कॉल्ड सिंपल और symmetrical anhydride. If R is not equal to R dash, अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, then the anhydride is called mixed और unsymmetrical anhydride। इस केस में हम एनहाइड्रेट को कहेंगे मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। तो ये तो बात होगी, देखो व्हाट इज एनहाइड्रेट, तो यू कैन से एनहाइड्रेट इज derivative of carboxylic acid and it is formed by elimination of water when two carboxylic groups interact with each other। दो carboxylic group जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2 एलिमिनेशन से हमें मिलेगा एनहाइड्रेट। एंड एनहाइड्रेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एनहाइड्रेट दो टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट when both the alkyl groups are same, and mixed or unsymmetrical anhydride when these alkyl groups are different। अब आप ध्यान देना, अगर हमने कहा कि सिंपल या सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट हम इसे तब कहेंगे जब ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो। अब एक बात समझना, अगर हम कह रहे हैं कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो तो ये सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट है, और ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स तभी सेम होंगे जब यहां पर दोनों R ग्रुप सेम हो, और यहां पर अगर दोनों R ग्रुप सेम है तो फिर तो आप ये कह सकते हैं जब एक ही टाइप के एसिड के दो मॉलिक्यूल, ध्यान देना, जब एक ही टाइप के एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो विल गेट सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। व्हेन two molecules of the same acid interact with each other we get symmetrical anhydride। जब एक ही एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, एक ही टाइप के एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो एनहाइड्रेट बनेगा वो तो सिंपल एनहाइड्रेट बनेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो दिस सिंपल और सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट is formed by using one type of acid। जब आप एक ही तरह के एसिड को यूज करेंगे और उस एक ही एसिड के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको मिलेगा सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। और ध्यान दें, अगर बात की जाए अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट, when these two alkyl groups are different, देखो ये दोनों अगर डिफरेंट है तो वो तभी हो सकता है जब यहां पर ये दोनों एसिड डिफरेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो एसिड्स का मिक्सचर लेते हैं, ध्यान देना मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, अगर आप दो डिफरेंट एसिड्स का मिक्सचर लेंगे तो जब दो डिफरेंट एसिड के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। तो ध्यान देना, दिस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एसिड्स। तो इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट इज फॉर्म्ड by using only one type of acid
while unsymmetrical anhydride is formed by using mixture of two different acids. तो अगर आपने दो अलग-अलग एसिड्स के का मिक्सचर लिया है तो जब दो डिफरेंट एसिड के मॉलिक्यूल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट मिलेगा। और अगर दो मॉलिक्यूल एक ही एसिड के आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दैट विल गिव सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट। सो दिस इज अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन टू एनहाइड्रेट। ये तो बात हो गई देखो एनहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हाउ टू राइट IUPAC नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स। अब जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं उस स्टेटमेंट पर आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट जिस स्टूडेंट को पता होता है एनहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर में, मैं गारंटी लेता हूं उसको कभी भी एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान देना, एनहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स आर ऑलवेज गिवन by using names of their respective parental acid। आप ध्यान देना एनहाइड्रेट का नेम हमेशा रेस्पेक्टिव एसिड के नेम के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स आर ऑलवेज गिवन बाय यूजिंग नेम्स ऑफ रेस्पेक्टिव एसिड। जिस एसिड से आपने एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया है उस एसिड के नेम को ही हम यूज करते हैं रेस्पेक्टिव एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर के लिए। कैसे आप देखो, जैसे ये जो एसिड हमने यूज किया है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये यहां पर हमारे पास सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट है। देखो ये अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट है तो डेफिनेटली यहां पर दो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो एक ही एसिड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। अब जरा ध्यान देना, ये अगर हमारे पास एनहाइड्रेट सिमेट्रिकल है मतलब डेफिनेटली इसका फॉर्मेशन हमने एक ही टाइप के एसिड से किया है और वो एसिड हमारे पास ये है। क्या मैं कह सकता हूं एसिड का नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बात कर सकते हैं एसिड का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसमें सफिक्स 2, जो सफिक्स 2 आएगा वो क्या आएगा, ओइक एसिड। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा दैट विल बी ओइक एसिड। इनिशियल जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, depending on substituent present in the compound, whatever is the initial part of this name of compound, whatever is it is dash 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 oic acid। क्या बात कर सकते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा वो किसके साथ में कंप्लीट होगा, ओइक एसिड के साथ में कंप्लीट होगा। सो व्हाटएवर इज द इनिशियल पार्ट XYZ, इट विल बी XYZ ओइक एसिड। ये बात समझ में आ रही है। अब आप ध्यान देना, टेक्निक समझना, रेस्पेक्टिव एनहाइड्रेट का अगर आपको नेम लिखना है तो ध्यान देना नेम ऑफ रिस्पेक्टिव एनहाइड्रेट विल बी गिवन बाय यूजिंग नेम ऑफ दिस एसिड। इसी एसिड के नेम को हम यूज करके इस एनहाइड्रेट का नेम लिखेंगे। और कैसे यूज करना है, जो इसका इनिशियल पार्ट है व्हाटएवर इज द इनिशियल पार्ट XYZ, वही इनिशियल पार्ट आप यहां भी यूज करोगे XYZ, एंड द ओनली चेंज दैट विल बी मेड इन दिस सफिक्स। याद करें एनहाइड्रेट का जो सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्रेट, तो केवल लास्ट वर्ड यहां पर चेंज हो जाएगा, द वर्ड एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एनहाइड्रेट। तो यहां पर आ जाएगा XYZ ओइक एनहाइड्रेट। दिस इज हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्रेट। तो ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स आर ऑलवेज गिवन बाय यूजिंग नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव एसिड। इस एनहाइड्रेट का नेम हमने कैसे दिया, रेस्पेक्टिव एसिड का जो नेम है उसी नेम को हमने यूज किया है, केवल एक चेंज इसमें अप्लाई किया है। द ओनली चेंज दैट हैज बीन मेड इन दिस नेम, द वर्ड एसिड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एनहाइड्रेट। ओइक तक का जो पार्ट होगा, ध्यान देना, ओइक तक का जो पार्ट होगा वो दोनों में एकदम सेम होगा। मतलब ये वाला देखो, अब आप ध्यान देना, मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं शायद इससे आपको क्लियर हो जाए। अगर हम ये कहें कि जो एसिड का नेम है उसी नेम को हम रेस्पेक्टिव एनहाइड्रेट के नेम के लिए यूज करेंगे, केवल एक चेंज यहां पर अप्लाई करेंगे, जो लास्ट वर्ड एसिड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एनहाइड्रेट से। तो क्या मैं कह सकता हूं, फिर तो इस एनहाइड्रेट का जब हम नेम लिखेंगे तो उस नेम के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हमने उसे किस एसिड से बनाया है। क्योंकि आप सोचिए जिस भी एसिड से वो एनहाइड्रेट बना है उस एसिड का जो भी नेम होगा वही तो नेम यहां पर यूज हुआ होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स गिव एन आइडिया अबाउट पेरेंटल एसिड। एनहाइड्रेट के नेम से आपको पेरेंटल एसिड का नेम समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए इथेनोइक एनहाइड्राइड, ध्यान देना, अगर आपको बोला जाए इथेनोइक एनहाइड्राइड
तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनोइक एनहाइड्राइड हमने किससे बनाया होगा, रेस्पेक्टिव एसिड कौन होगा, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड इज गिविंग एन आइडिया अबाउट द पेरेंटल एसिड। अगर हम कह रहे हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब डेफिनेटली हमने उसे किस एसिड से बनाया होगा, इथेनोइक एसिड से बनाया होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे आप देखो, मान लो अगर आपसे कहा जाए एक एसिड का नेम अगर आपको दिया जाए कि नेम ऑफ एन एसिड इज साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोला जाए नेम ऑफ एन एसिड इज साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, गिव द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड। अगर एक एसिड का आपको नेम दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और आपसे कहा जाए रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड का नाम लिखो, तो आपको क्या करना है कि सर जो आपने बोला वही नेम आएगा, बस लास्ट में एसिड की जगह क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन राइट आईयूपैक नेम ऑफ एनहाइड्राइड। एग्जांपल से समझते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये एनहाइड्राइड दिया हुआ है और इसका मैं आईयूपैक नेम लिखना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, नेम ऑफ दिस एनहाइड्राइड विल बी गिवन बाय यूजिंग नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव एसिड। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है पहले आप उसको पहचानिए। अब आप देखो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड हमने क्या लिया होगा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर व्हेन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स रिएक्ट विद ईच अदर। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर एलिमिनेशन से बनेगा एनहाइड्राइड। तो ऐसा करो, एनहाइड्राइड अगर वाटर के एलिमिनेशन से बना है तो वापस वाटर इस पे जोड़ दो। मतलब आपको करना क्या है, इसको हटा करके यहां भी OH कर दो और यहां पर भी OH कर दो। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड हमने लिया होगा वो एसिड इस O को हटा दो, यहां से यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर भी आ जाएगा OH। मतलब हमने ये एसिड यहां पर यूज किया होगा इस एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये आप कह सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें दोनों का ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ एसिड। तो ये एक एसिड हमने यूज किया है, आप कह सकते हैं इस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दीस आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एसिड। ये एक ही एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं और इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ध्यान देना, यहां पर जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो आपको ये एनहाइड्राइड मिल जाएगा। बस अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स आप सब लिखना जानते हैं, ऑलरेडी हम इसके एग्जांपल्स कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखते हैं। तो बस इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसी के कार्बन से कार्बन चेन स्टार्ट करेंगे। तो ये कार्बन चेन हो जाएगी एंड दिस कार्बन चेन ऑफ टू कार्बन्स। आईयूपैक नेम लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नेम। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट इन द कंपाउंड? नो। तो ये आ जाएगा इसमें L, टू कार्बन एटम्स हैं तो जाएगा H। सफिक्स फर्स्ट एन इन आइन, सैचुरेटेड है तो जाएगा एन, एंड सफिक्स सेकंड कोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ध्यान देना, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अब रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड का नेम लिखना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जो भी यहां पर एसिड का नेम है उस नेम में केवल और केवल लास्ट वर्ड एसिड जो होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द वर्ड एनहाइड्राइड। तो इस रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड का नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा। दिस इज इथेनोइक एसिड, सो द रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड विल बी कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल देखो, अगर आपको ये एनहाइड्राइड दिया हुआ है, क्या मैं बात कर सकता हूं, अब जो एनहाइड्राइड हमें गिवन है दैट इज अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप्स यहां पर डिफरेंट है। और अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो डेफिनेटली यहां पर हमने दो तरह के एसिड्स का यूज किया होगा, दो डिफरेंट टाइप के एसिड्स का यूज किया होगा इस एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के लिए। और वो दो एसिड्स हमने कौन से यूज किए होंगे, तो ध्यान देना, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं टू एसिड्स की बात करूं तो बस आपने ये O पार्ट हटाओ, करना क्या, देखो इस O पार्ट को हटाकर यहां पर OH ग्रुप प्लेस कर दो और यहां भी OH ग्रुप प्लेस कर दो।
तो O पार्ट को हटाया, यहां पर OH ग्रुप और इसी तरह से यहां से भी वो O हटा, यहां पर भी आ जाएगा OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपके पास दो एसिड्स। और इन दो एसिड्स में जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो आपको मिल जाएगा ये एनहाइड्रेट। अब आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स आर गिवन बाय यूजिंग नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव एसिड्स। तो देखो, जहां तक बात सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट की है, तो सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट का जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट का एग्जांपल है, तो इसका नेम हमें देना था, हमने क्या किया, रिस्पेक्टिव एसिड का नेम को यूज किया और केवल लास्ट में एसिड को क्या किया, एनहाइड्रेट कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं रिस्पेक्टिव एसिड का नेम मुझे यूज करना है, तो यहां तो रिस्पेक्टिव एसिड की अगर मैं बात करूं या कहा जाए पेरेंटल एसिड की अगर बात की जाए जिससे ये एनहाइड्रेट बनाए, तो वो एक एसिड नहीं है, दो एसिड है। तो क्वेश्चन है किसका नेम यूज करें, आंसर है दोनों का। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में हमें दोनों एसिड्स का नेम यूज करना होगा, क्योंकि दोनों एसिड्स का नेम जब उस एनहाइड्रेट में आएगा तभी तो हमें ये आइडिया मिलेगा कि उस एनहाइड्रेट को हमने कौन से एसिड से बनाया है। तो अब यहां पर दोनों एसिड्स का नेम आपको यूज करना है, ध्यान देना। इसका मतलब अब यहां पर मुझे पहले इन दो एसिड्स के आईयूपैक नेम्स लिखने होंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, इस एसिड में आईयूपैक नेम लिखने के लिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो अंडरस्टूड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ऐसे ही इस एसिड के आईयूपैक नेम लिखने के लिए भी मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करूंगा। तो मैं दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लूंगा। अब इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 2 कार्बन है, इसके लिए जो एल्क होगा दैट विल बी 8। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो इसके लिए जो एल्क होगा दैट विल बी प्रोप। क्या हम बात कर सकते हैं, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड और इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो अब क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड का नेम यूज करना है, आंसर है दोनों का, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट है रिस्पेक्टिव एनहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। अब यहां पर पॉइंट आता है कि दोनों एसिड्स का नेम हम यूज तो करेंगे, बट द क्वेश्चन इज नेम ऑफ व्हिच एसिड विल बी यूज्ड फर्स्ट। हम अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट में यूज होने वाले दोनों एसिड्स में से पहले कौन से एसिड का नेम यूज करेंगे। तो इसके लिए ध्यान देना रूल क्या है, नेम ऑफ दैट एसिड इज यूज्ड फर्स्ट इन व्हिच एल्क इज अल्फाबेटिकली सीनियर। जिसका एल्क अल्फाबेटिकली सीनियर है, हम उस एसिड का नेम पहले यूज करेंगे। तो ध्यान देना, इसका एल्क क्या है, इथ, और इसका एल्क क्या है, प्रोप। इथ इज अल्फाबेटिकली सीनियर देन प्रोप। सिंस एल्क ऑफ दिस एसिड, ध्यान देना, एल्क ऑफ दिस एसिड, इसका एल्क है इथ एंड एल्क ऑफ दिस एसिड इज प्रोप। Since alk of this acid is alphabetically senior, so name of this acid will be used first. तो इसका नेम हम पहले यूज करेंगे और इसका नेम पहले यूज करेंगे तो हो जाएगा इथेनोइक, ये हो जाएगा इथेनोइक। और इसका नेम यूज करने के बाद में अब दूसरे एसिड का नेम आप यूज करोगे एंड दैट इज प्रोपेनोइक, तो हो जाएगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक और लास्ट में जाएगा यहां पर एनहाइड्राइड। तो इस एनहाइड्राइड का नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। और जरा देखो, इस नेम से ये एकदम क्लियर है कि इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, मतलब ये एनहाइड्राइड हमने किससे बनाया, इथेनोइक एसिड से और प्रोपेनोइक एसिड से। तो आप ध्यान देना, अल्टीमेटली देखो, अगर आपको एनहाइड्राइड का नेम लिखना है तो एनहाइड्राइड नोमेनक्लेचर के लिए रूल क्या होगा, नेम्स ऑफ एनहाइड्राइड्स आर गिवन by using names of respective acids. Names of anhydrides are given by using names of respective acids. और अगर unsymmetrical anhydride तो क्या करेंगे, in case of unsymmetrical anhydride, name of that acid will be used first in which alk is alphabetically senior. आप ध्यान देना, in case of unsymmetrical anhydride, name of that acid is used first in which alk
एल्क इज अल्फाबेटिकली सीनियर। अगर आपके पास एनहाइड्रेट अनसिमेट्रिकल है तो क्योंकि अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन दो डिफरेंट टाइप के एसिड से होता है, तो उन दो डिफरेंट एसिड्स में से किस एसिड का नेम आप पहले यूज करोगे, उस एसिड का नेम हम पहले यूज करेंगे जिसका एल्क अल्फाबेटिकली सीनियर है। तो यहां पर हमने ये किया इथ और प्रॉप में से, क्योंकि इथ इज द एल्क दैट इज अल्फाबेटिकली सीनियर, सो नेम ऑफ दिस एसिड हैज बीन यूज्ड फर्स्ट। क्या समझ में आया? इस तरह से आपको एनहाइड्रेट्स का आईयूपैक नेम लिखना होता है। अब आप देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप एनहाइड्रेट का आईयूपैक नेम लिखेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव एसिड पहचानना है, उस रिस्पेक्टिव एसिड का नेम आपको लिखना है और फिर उस नेम को आपको एनहाइड्रेट के लिए यूज करना है। अब जरा ध्यान देना, जैसे ये हमारे पास एनहाइड्रेट है। अब देखो, इस एनहाइड्रेट को देखकर आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये एनहाइड्रेट किस कैटेगरी का है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो क्योंकि दोनों एल्काइल पार्ट डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली इसका फॉर्मेशन हमने दो तरह के एसिड से किया होगा। जैसे यहां पर मैंने आपसे कहा था अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट है तो इसका फॉर्मेशन हमने दो तरह के एसिड से किया है। अब देखो, मैं थोड़ा सा यहां पर टाइम सेव करने की बात करना चाह रहा हूं। एक तो तरीका ये था कि जो एनहाइड्रेट आपको दिया हुआ है पहले उसको आप रिस्पेक्टिव एसिड्स में कन्वर्ट करो। पहले तो आप उसके पेरेंटल एसिड्स बनाओ और इन एसिड्स का मैं कार्बन चेन का सिलेक्शन करो और कार्बन चेन सिलेक्शन करके फिर इनका आईयूपैक नेम लिखो और जो इनके आईयूपैक नेम्स आएंगे उन्हीं नेम्स को हम रिस्पेक्टिव एनहाइड्रेट के लिए यूज करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ। अब देखो, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप इस तरीके से करिए, लेकिन धीरे धीरे देखो ये कांसेप्ट जब हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा कि हमें एनहाइड्रेट के नेम कैसे देने हैं, तो आप ध्यान देना, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस के बाद में पेरेंटल एसिड्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, आप जो काम पेरेंटल एसिड्स बना करके कर रहे हो वो काम आप डायरेक्ट एनहाइड्रेट में भी तो कर सकते हो ना। भाई आप सोचिए, अगर मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट है और हमने कहा भाई अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन दो तरह के एसिड से होता है, तो हमने क्या किया, पहले दो एसिड्स बनाए और उन एसिड्स का नेम लिखा। और एसिड्स का नेम लिखने के लिए आपने क्या किया, पहले आपने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सिलेक्शन किया तो अंडरस्टूड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर आपने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, फिर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी नंबरिंग की और फिर आपने आईयूपैक नेम लिखा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो काम आप एसिड्स बनाकर कर रहे हो वो काम आप डायरेक्ट एनहाइड्रेट में कर दो ना। जो कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने एसिड्स में किया है उस कार्बन चेन का सिलेक्शन आप डायरेक्ट एनहाइड्रेट में कर दो। क्योंकि हमें तो एक बात पता है, देखो ध्यान दीजिएगा, हमें तो एक बात पता है कि इस एनहाइड्रेट में ये जो पार्ट है वो एक एसिड से आया है और ये पार्ट दूसरे एसिड से आया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ये वाला जो पार्ट है वो कौन से एसिड से आया, इथेनोइक एसिड से, और ये पार्ट कौन से एसिड से आया, प्रोपेनोइक एसिड से। तो फिर यहां पर अगर मैंने इथेनोइक एसिड बनाकर प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है तो वही प्रिंसिपल कार्बन चेन में यहां भी तो सेलेक्ट कर सकता हूं ना, मैं यहीं पर प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करूं। और इसी तरह से जो कार्बन चेन मैंने इस, देखो ये पार्ट कहां से आया, इस एसिड से आया, तो मैंने पहले ये एसिड बनाया फिर कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, तो यही कार्बन चेन का सिलेक्शन मैं यहां भी कर सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो एनहाइड्रेट में ही आप क्या करें, कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर ये एनहाइड्रेट अनसिमेट्रिकल है तो क्या मैं कह सकता हूं अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट दो तरह के एसिड से बनेगा, जिसमें एक एसिड से ये पार्ट आएगा और एक एसिड से एनहाइड्रेट का दूसरा पार्ट आएगा। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पेरेंटल एसिड बनाऊं और उन एसिड्स पे कार्बन चेन का सिलेक्शन करूं। मैं इतना टाइम क्यों खराब करूं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं एक कार्बन चेन को यहां सेलेक्ट कर लूं और एक कार्बन चेन में यहां सेलेक्ट कर लूं। तो मैं एनहाइड्रेट में डायरेक्ट क्या करूंगा, दोनों पार्ट में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दूंगा। अब ये पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है, सर एक ही कंपाउंड में दो प्रिंसिपल कार्बन चेन क्यों? तो क्लियर है, एक ही कंपाउंड में दो प्रिंसिपल कार्बन चेन इसलिए क्योंकि जिस एनहाइड्रेट में हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट है, और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्रेट एक तरह के एसिड से बना होगा या दो तरह के एसिड से बना होगा, दो तरह के एसिड से। तो अगर दो अलग अलग एसिड से बना है तो जब आप दो एसिड बनाओगे तो उन दो एसिड में भी तो अलग अलग आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे ना। तो जो दो एसिड्स में हम प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग सेलेक्ट करने वाले थे वो दो प्रिंसिपल कार्बन चेन मैंने इसी एनहाइड्रेट में दोनों पार्ट में सेलेक्ट कर लिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब एकदम क्लियर है
देखो इस एनहाइड्रेट की अगर बात, इस एसिड की अगर बात की जाए तो इसके लिए एल क्या है, प्रोप, और इसके लिए क्या है, ब्यूट। बताओ कौन से वाले पार्ट को पहले लिखें, जिसका एल अल्फाबेटिकली सीनियर है उसको हम पहले लिखेंगे, तो ब्यूट इज अल्फाबेटिकली सीनियर, तो पहले इस पार्ट को लिखो। क्या इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नो, मतलब इस कार्बन चेन में आप कह सकते हैं p2 पार्ट एब्सेंट है। फिर हम लिखेंगे L, 4 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन, तो जाएगा ब्यूट, सफिक्स फर्स्ट, इट इज सैचुरेटेड कार्बन चेन, सैचुरेटेड कार्बन चेन है तो जाएगा N, और ये हो जाएगा ओइक, तो ये इस पार्ट का नेम तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर, एनाइड्राइड नहीं लिखना, ध्यान देना, एनाइड्राइड तो लास्ट में लिखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक। इस पार्ट को 100% कंप्लीट करने के बाद में अब आप दूसरे पार्ट पर आ जाओ, 3 कार्बन एटम्स हैं तो जाएगा प्रोप, सफिक्स फर्स्ट N, ओइक, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक, और लास्ट में यहां पर लिख देंगे एनहाइड्राइड, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। आप ध्यान देना। अब अगर मैं उसे उसी मेथड से करूं जो मैंने आपको इनिशियली बताया, तो हम क्या करते हैं, पहले हम पेरेंटल एसिड बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहां पर पेरेंटल एसिड बनाते हैं, ये पेरेंटल एसिड बना दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग पेरेंटल एसिड हमने ये बना दिया, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो डेफिनेटली दो तरह के एसिड से मिलकर बना होगा, और जैसा कि कांसेप्ट मैंने आपको बताया, नेम्स ऑफ एनहाइड्राइड्स आर गिवन बाय यूजिंग नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव एसिड्स, तो आपको इन दो एसिड्स के नेम यूज करने होंगे। अब आप जब इन एसिड्स के नेम लिखोगे तो आप क्या करोगे, यहां पर एक प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, राइट, यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, तो यही तो दो प्रिंसिपल कार्बन चेन मैंने डायरेक्टली यहां पर सेलेक्ट की थी। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव करें, पेरेंटल एसिड बार-बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो आप उसके दोनों पार्ट में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, मतलब अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में दो प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में दो प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा टू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ टू पेरेंटल एसिड्स। दो कार्बन चेन का सिलेक्शन इसलिए ताकि दो पेरेंटल एसिड्स के नेम्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो एक कार्बन चेन एक पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप के लिए, एक पेरेंटल एसिड के लिए, दूसरी कार्बन चेन दूसरे पेरेंटल एसिड के लिए। और आप सोचिए अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, एनहाइड्राइड अगर सिमेट्रिकल है तो हम कितने पार्ट में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, एक पार्ट में या दोनों पार्ट में? एक ही पार्ट में, क्योंकि अगर एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है तो अंडरस्टूड है वो एक ही तरह के एसिड से बना है, और अगर एक ही तरह के एसिड से बना है तो आपको एक ही कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, क्योंकि आइडेंटिकल पार्ट है तो दोनों में से किसी में भी आप कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। तो यहां पर एक ही कार्बन चेन का सिलेक्शन किया और इसमें 2 कार्बन है तो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड से क्लियर है कि ये इथेनोइक एसिड से बना है। इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर मैं बात करूं ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो समझ में आना चाहिए कि ये एनहाइड्राइड दो तरह के एसिड से बना है, ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड से। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट IUPAC नेम्स ऑफ एनहाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये एनहाइड्राइड आपको दिया हुआ है, और इस एनहाइड्राइड का हमें IUPAC नेम लिखना है। पहले तो बताओ ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है या अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है? आंसर है अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स में डिफरेंस है। ध्यान देना, ये ग्रुप तो सेम है लेकिन यहां पर 4 कार्बन यहां पर 3 कार्बन है, मतलब यहां पर दोनों पार्ट डिफरेंट है, तो अंडरस्टूड है ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। बताओ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कितने एसिड से मिलकर बना होगा? 2 एसिड से। तो हम क्या करेंगे, इस एनहाइड्राइड के दोनों पार्ट में दोनों एसिड्स के लिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए 3 कार्बन एटम्स की चेन मिल जाएगी, और यहां पर 4 कार्बन एटम्स की चेन मिल जाएगी, राइट। और अब आप देखो नंबरिंग की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए 3 कार्बन एटम्स, और यहां पर हमारे पास नंबरिंग आएंगे 4 कार्बन एटम्स। अब आप देखो दो एसिड से मिलकर ये बना है, तो दोनों एसिड में से किस एसिड का नेम पहले लिखेंगे? जिसका एल्क अल्फाबेटिकली सीनियर है, तो इसका एल्क तो क्या है? प्रोप,
और इसका एल यहां पर क्या है, ब्यूट। बोलो पहले किसको लिखे, ब्यूट को, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक। दोनों प्रिंसिपल कार्बन चेन को अलग-अलग कंप्लीट करेंगे। पहले इस वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इस वाले पार्ट पर आएंगे, क्योंकि दो अलग-अलग एसिड्स के नेम यूज करने हैं आपको। ध्यान देना इसके सब्स्टिट्यूएंट और इसके सब्स्टिट्यूएंट को मिक्स नहीं करना है। ये दो अलग-अलग एसिड्स के सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये नहीं कि डायमिथाइल लिख दो, इसको अलग लिखेंगे उसको अलग लिखेंगे, क्योंकि दो अलग-अलग एसिड्स के नेम हमें यूज करने हैं। तो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक। ये पार्ट कंप्लीट। अब इस पार्ट पर आओ, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। तो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। दिस इज अबाउट आईपैक नेम ऑफ एनहाइड्राइड्स। आया समझ में? तो इस तरह से आपको एनहाइड्राइड्स के आईपैक नेम्स लिखने हैं। चलिए एनहाइड्राइड के और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये अगर आपको एनहाइड्राइड दिया हुआ है और इसका अगर मैं आईपैक नेम लिखना है, तो ध्यान देना, तो वो इस एनहाइड्राइड की बात की जाए, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, दोनों पार्ट्स में डिफरेंस है। तो अंडरस्टूड है, ये एक अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, मतलब दो तरह के एसिड से बना हुआ। तो दो एसिड्स के नेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्ट में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ दीस टू पार्ट्स ऑफ एनहाइड्राइड वन पार्ट कम्स फ्रॉम वन एसिड एंड अदर पार्ट कम्स फ्रॉम अदर एसिड। तो दोनों एसिड्स को पहचानने के लिए मैं इस पार्ट में एक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहा हूं, और ऐसे ही दूसरे पार्ट से मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करूंगा सेकंड एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन और यहां पर 1 कार्बन। नंबरिंग की इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट है नहीं। चलिए अब इसमें दोनों एसिड्स के नेम को यूज करते हुए एनहाइड्राइड का नेम लिखा जाए। बताओ पहले किस एसिड का नेम यूज करेंगे, दैट एसिड इन व्हिच एल्क इज अल्फाबेटिकली सीनियर। देखो यहां पर अगर बात की जाए तो एल्क इज मिथ 1 कार्बन है, यहां पर प्रोप। Name of this acid will be used first because meth is alphabetically senior. तो फिर तो इस एनहाइड्राइड का नेम क्या हो जाएगा, इस एनहाइड्राइड का नेम हो जाएगा मीथेनोइक। ये पार्ट सैचुरेटेड है, 3 कार्बन एटम्स, प्रोपेनोइक, और लास्ट में आ जाएगा यहां पर एनहाइड्राइड। सो दिस इज मीथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। और एग्जांपल आप लो, जैसे ये कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है और इस कंपाउंड का हमें आईपैक नेम लिखना है, तो वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। याद करें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में फ्री पॉइंट रिप्रेजेंट्स कार्बन, अ बैंड रिप्रेजेंट्स कार्बन, क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस विल रिप्रेजेंट कार्बन। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कार्बन को, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। और अब आप ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान देना यहां पर 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर और एनहाइड्राइड। क्या हम बात कर सकते हैं, ईथर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विल बी एनहाइड्राइड। और अगर एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर से वही नोमेनक्लेचर की वही टेक्निक है। सबसे पहले तो एनहाइड्राइड के दोनों पार्ट्स को कंपेयर करो, इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करो, आर दीस आइडेंटिकल पार्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स। तो ध्यान देना यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों पार्ट्स में डिफरेंस है, मतलब ये एक अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट एसिड्स। तो 2 एसिड्स के नेम हमें लिखने होंगे, उनके नेम को यूज करना होगा एनहाइड्राइड का नेम देने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको टेक्निक बताई,
दोनों पार्ट्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, दो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करते हुए हम कार्बन चेन लेंगे तो यहां पर 2 कार्बन की चेन आएगी, क्योंकि आगे फिर ऑक्सीजन आ रहा है। तो दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ 2 कार्बन एटम्स। यहां पर अगर बात की जाए इस पार्ट में तो 1 2 3, दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स। और ध्यान देना, ईथर इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और याद करें ओपन चेन ईथर को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं एल्कोक्सी। तो ये अल्काइल ग्रुप इसमें इंक्लूड होते हुए इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे एल्कोक्सी। इसी तरह से इस ईथर के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ में इस अल्काइल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हम इसे लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट एल्कोक्सी। अब दो कार्बन चेन्स हमारे पास आ चुकी है इस कंपाउंड में। दो कार्बन चेन समझ में आ रहा है क्यों? ये तो समझ में आ रहा है एक ही कंपाउंड में दो प्रिंसिपल कार्बन चेन की क्या जरूरत है, क्योंकि ये एनहाइड्रेट दो तरह के एसिड से बना है। तो दो तरह के एसिड्स के नेम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दोनों एसिड्स में कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, इसलिए हम यहां पर दो प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर दोनों पार्ट आइडेंटिकल होते तो अंडरस्टूड है वो सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट होता, और अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्रेट होता तो वो एक ही तरह के एसिड से बनता, एक ही तरह के एसिड से बनता तो हम एक ही कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं किसी भी एक पार्ट में। अब आप देखो दोनों पार्ट्स में से किस पार्ट को पहले लिखें, किस एसिड का नेम पहले लिखना होगा जिसका एल्क अल्फाबेटिकली सी है। देखो यहां पर अगर बात करें तो एल्किस इत, यहां पर अगर बात की जाए तो एल्किस प्रोप। तो एक वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली सीनियर है इसका एल्क। तो ध्यान देना ये अब इसमें इस कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी, पोजीशन इज 2, तो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 carbon atoms in chain, ethanoate. It is 2 methoxy ethanoate. Come to the second part. This carbon chain is also having substituent that is ethoxy, and its position is 3. So it will be 3 ethoxy. 3 carbon atoms in chain, propanate. 3 ethoxy propanate. और लास्ट में आ जाएगा इसमें एनहाइड्रेट। ये इस कंपाउंड का नेम है। So it is 2 methoxy ethanoate, 3 इथॉक्सी प्रोपेनेट एनहाइड्रेट। इस तरह से आपको एनहाइड्रेट्स के आईपैक नेम्स लिखने होते हैं। तो एनहाइड्रेट के नेम्स हमने कंप्लीट कर लिए, ईथर्स में दोनों कैटेगरीज हमने कंप्लीट कर लिए, ओपन चेन एंड साइक्लिक ईथर्स। इसके अलावा हमने एस्टर्स, अमाइड्स, अमाइंस, इन कंपाउंड्स के नेम्स डिस्कस किए, अल्कोहल, साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब और एग्जांपल्स आप देखें, और अब जो एग्जांपल्स पे डिस्कस कर रहा हूं बहुत ही स्पेशल एग्जांपल्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल और एनहाइड्रेट का डिस्कस करना चाह रहा हूं, आप ध्यान देना। अच्छा एग्जांपल है, सपोज ये एनहाइड्रेट आपको दिया हुआ है और इस एनहाइड्रेट का आपको आईपैक नेम लिखना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो एनहाइड्रेट के आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको एनहाइड्रेट का नेम अगर लिखना है तो बेस्ट टेक्निक है रिस्पेक्टिव एसिड का नेम आप लिखिए और उस नेम को यूज करते हुए आप एनहाइड्रेट का नेम लिखो। देखो मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी आपको किसी एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर में अगर प्रॉब्लम हो तो बेस्ट है आप तो पेरेंटल एसिड को पहचानो
थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप रिस्पेक्टिव एसिड को पहचानो, एसिड का नेम लिखो और एसिड का नेम लिख के फिर आप उस नेम में केवल लास्ट वर्ड एसिड को रिप्लेस कर दो बाय द वर्ड एनहाइड्रेट से। अब आप ध्यान देना, देखो इस एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर में मोस्टली स्टूडेंट एरर क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसका नेम लिख लेते हैं, ध्यान देना। अगर मुझे इसके पेरेंटल एसिड को पहचानना है तो देखो ये हमारे पास जो एनहाइड्रेट है वो ये एनहाइड्रेट, इट विल रिप्रेजेंट कार्बन, वैलेंसीज को हाइड्रोजन से कंप्लीट करूंगा तो अंडरस्टूड यहां पर लिखा हुआ जाएगा। अब मैं अगर रिस्पेक्टिव एनहाइड्रेट की बात करता हूं, रिस्पेक्टिव एसिड की अगर मैं बात करता हूं पेरेंटल एसिड की, तो देखो पेरेंटल एसिड के लिए मुझे करना क्या है, इस O को हटाना है यहां से और O को हटाकर एक OH ग्रुप इस CO ग्रुप के साथ में अटैच कर देंगे और एक OH ग्रुप इस CO ग्रुप के साथ में अटैच कर देंगे तो आपके पास ये एसिड आ जाएगा। और आप सोचिए यहां से अगर आप H2 का एलिमिनेट करोगे तो आपको ये एनहाइड्रेट मिल जाएगा। ये एसिड आपके पास है, बस आपको करना क्या है, इस एसिड का नेम लिखना है। और ध्यान देना इस एसिड का नेम अगर हम लिखेंगे तो ध्यान दो इस एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर तो हम दोनों को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पर कंप्लीट करेंगे। याद करो ऐसे रूल्स हमने डिस्कस किए। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड since two carboxylic groups are present in the compound, so their carbon atoms will be terminals of principal carbon chain. इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन्स को ही हम प्रिंसिपल कार्बन चेन के दो टर्मिनल कंसीडर करेंगे। अब आप देखो नंबरिंग आप किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही बात है सिमेट्रिकल है, तो यहां से मैंने इसकी नंबरिंग स्टार्ट की है। और अब जरा देखो इस कंपाउंड का आईपैक नेम क्या होगा, इट विल बी 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 4 carbon atoms in carbon chain, so it will be bute, suffix first, ane, and suffix second, oic acid. But 2 carboxylic groups are present in the compound, so it will be dioic acid. ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2,3-dimethyl butane dioic acid. आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ब्यूटेन 1,4 dioic acid। हालांकि 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि ब्यूट अगर है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है और ओइक एसिड की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 1 एंड 4। तो पोजीशन तो इटसेल्फ क्लियर है, उसको आपको पोजीशन को स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हां अगर आप ऐड करोगे लिखोगे तो गलत भी नहीं है। तो इसका नेम हो जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब आपको रिस्पेक्टिव एनहाइड्रेट का नेम लिखना है, तो केवल क्या चेंज करना है, इस एसिड की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, एनहाइड्रेट आ जाएगा। तो इसका नेम क्या आ जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन डाइओइक। देखो यहां तक का पार्ट तो एकदम सेम, द ओनली चेंज दैट विल बी मेड इन दिस वर्ड, द वर्ड एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एनहाइड्रेट। तो जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्रेट। ये इस कंपाउंड का आईपैक नेम हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो ये तो इसमें हमने इसका आईपैक नेम लिखा, हमारा काम कंप्लीट। लेकिन मैं इसमें 2-3 पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उन पॉइंट्स को सोच करके कुछ मिस्टेक्स ऐसे क्वेश्चंस पे करते हैं। आप ध्यान देना, एक तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में एक पॉइंट आता है कि सर आपने आईपैक नेम के लिए एक फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले तो हमें लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स आउटसाइड द प्रिंसिपल कार्बन चेन, फिर हमें लिखना होता है P2, फिर हमें लिखना होता है P1, then L, then S1 and then S2। ये हमें आईपैक नेम लिखने का फॉर्मेट यूज करना होता है, राइट। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर P2 तक तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, P1 is used for cyclic compound, P1 is used for cyclic compound and it is used P1 will be cyclo if the compound is having one ring। तो एक पॉइंट ये आता है कि हमने इस कंपाउंड के आईपैक नेम में साइक्लो वर्ड यूज क्यों नहीं किया। ये भी तो साइक्लिक है ना, स्ट्रक्चर तो साइक्लिक है, तो हमने यहां पर साइक्लो वर्ड क्यों नहीं यूज किया। एक पॉइंट तो ये देखो साइक्लो वर्ड क्यों नहीं यूज किया, मैं आपको दो तरह से समझाता हूं। एक तो आसान तरीका तो ये कह सकते हैं कि साइक्लो वर्ड इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंटल एसिड के नेम में भी साइक्लो वर्ड नहीं है, पेरेंटल एसिड के नेम में भी साइक्लो वर्ड नहीं है, इसलिए आपको साइक्लो वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये आसान तरीका हुआ।
लेकिन थोड़ा सा अगर लॉजिकली मैं बात करूं तो ध्यान देना, चलिए ऐसा करते हैं, इसके लिए हम साइक्लो वर्ड यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज किया। अब अगर मैंने इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज किया तो साइक्लो के बाद में, इस P1 के बाद में जब मैं L लिखूंगा तो साइक्लो के साथ में जो L लिखा जाता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिंग। साइक्लो के साथ में जो L हम लिखते हैं वो L क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिंग। जैसे साइक्लोहेक्स, तो आप कह सकते हैं साइक्लोहेक्स मतलब रिंग ऑफ 6 एटम्स, साइक्लोपेंट रिंग ऑफ 5 एटम्स, साइक्लोब्यूट रिंग ऑफ 4 एटम्स। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करूंगा तो अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं साइक्लो के साथ में फिर क्या यूज करूंगा? ब्यूट या पेंट? ब्यूट या पेंट? अगर हम बात करें तो यहां पर रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 5 एटम्स। समझना बात को, रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 5 एटम्स। तो अगर आप कहेंगे सर साइक्लोब्यूट लिखें क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, गलत हो जाएगा। साइक्लोब्यूट का मतलब तो रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 4 एटम्स, तो आप ब्यूट तो लिख ही नहीं सकते यहां पर। अब एक बात आता है कि चलो ऐसी बात है अगर 5 एटम्स के रहेंगे तो पेंट लिख देते हैं। अगर 5 एटम्स के रहेंगे तो पेंट लिख दो, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं साइक्लोपेंट। 5 एटम्स के रिंग को हम साइक्लोपेंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर उन 5 एटम्स में कोई एटम हेटेरो एटम है, बात समझना, अगर उन 5 एटम्स में से कोई एटम हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम समझते हैं आप? हेटेरो एटम इज दैट एटम प्रेजेंट इन द रिंग व्हिच इज अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम अगर रिंग फॉर्मेशन में यूज हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड हेटेरो एटम। द एटम अदर देन कार्बन involved in ring formation is called heteroatom of that cyclic compound। तो आप कह सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो अब आप ध्यान देना, अगर ये सभी 5 एटम्स कार्बन होते तो आप इसे साइक्लोपेंट लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां पर सभी 5 एटम्स कार्बन नहीं है, क्योंकि एक एटम इसमें हेटेरोएटम है, द एटम अदर देन कार्बन ऑक्सीजन, तो ये बात आपको बताना पड़ेगा कि इस साइक्लोपेंट में वन ऑफ द एटम इज अदर देन कार्बन, और वो अगर ऑक्सीजन है तो हेटेरो एटम ऑक्सीजन के लिए टर्म यूज करते हैं ऑक्सा। ध्यान देना, हेटेरो एटम ऑक्सीजन के लिए टर्म यूज करते हैं ऑक्सा। जैसे आप मान लो अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो आप चाहे तो इसका नेम साइक्लो के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका नेम साइक्लो के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है। अब देखो मैं थोड़ा सा साइक्लिक ईथर कर रहा हूं, उसी से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। साइक्लिक ईथर की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने आपसे कहा कि इसको तो हम लिखेंगे इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर में इपॉक्सी इसको हम लिखेंगे, और इपॉक्सी केवल ऑक्सीजन है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स की चेन है, और 4 कार्बन एटम्स की चेन में इपॉक्सी की पोजीशन क्या है? 1 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 4 इपॉक्सी 4 कार्बन एटम्स की चेन हो जाएगा ब्यूटेन। यहां पर साइक्लो वर्ड नहीं आएगा, यहां पर साइक्लो वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इस इपॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस इपॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट को यहां से हटा दूं तो मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, वो ओपन चेन है, तो मैंने इसको लिख दिया ब्यूटेन। अब क्वेश्चन है कि नहीं सर हमें तो इसको साइक्लिक के फॉर्म में लिखना है, हमें तो इसे साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में लिखना है, साइक्लिक कंपाउंड मान करके लिखना है। देखो अगर आप इसे साइक्लो के फॉर्म में लिखोगे, ध्यान देना, अगर आप इसे साइक्लो के फॉर्म में लिखोगे तो फिर आपको यहां पर साइकिल में कितने एटम्स लेने पड़ेंगे? 5 एटम्स, बिकॉज़ रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 5 एटम्स। तो फिर आपको यहां पर साइक्लो के फॉर्मेट में इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको यहां पर लिखना पड़ेगा साइक्लो, एंड सिंस रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 5 एटम्स तो यहां पर आपको इसे लिखना पड़ेगा पेंट। समझ रहे इस बात को? यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसे साइक्लो पेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं अब साइक्लोब्यूट तो लिख नहीं सकते क्योंकि रिंग 4 एटम्स की नहीं है, और साइक्लोपेंट अगर मैं लिखता हूं तो मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि साइक्लोपेंट में सभी कार्बन थोड़ी है। एक एटम यहां पर आप कह सकते हैं हेटेरो एटम है, द एटम अदर देन कार्बन इन्वॉल्वड इन रिंग फॉर्मेशन। तो यहां पर एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब उस हेटेरो एटम को कैसे बताएं? साइक्लोपेंट से तो नहीं समझ में आ रहा है कि हेटेरो एटम कुछ है। इस हेटेरो एटम के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे। अगर ये हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो इसके लिए लिखते हैं ऑक्सा। ऑक्सीजन है तो इसके लिए लिखते हैं ऑक्सा। नाइट्रोजन अगर हेटेरो एटम होता है तो उसके लिए लिखते हैं एजा। ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं एजा, और सल्फर के लिए लिखा जाता है थाया। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा,
और सल्फर के लिए थाया। तो ऑक्सीजन क्योंकि यहां पर तो इसको लिखूंगा ऑक्सा और उसको मैं लिखना पड़ेगा साइक्लो से पहले, तो ये हो जाएगा ऑक्सा। साइक्लो से पहले मैं लिख दिया ऑक्सा, तो अब आप कह सकते हैं ऑक्सा साइक्लोपेंट का मतलब रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 5 एटम्स इन व्हिच वन ऑफ द एटम इज अदर देन कार्बन, दैट इज ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन। और क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसका नेम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। सैचुरेटेड कंपाउंड है तो सफिक्स फर्स्ट यहां पर आ जाएगा एन। इस तरह से भी इस कंपाउंड का नेम आप लिख सकते हैं ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। तो एक पॉइंट आता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो ऐसा करते हैं इसको भी साइक्लोपेंटेन लिख देते हैं और साइक्लोपेंटेन लिख के इस ऑप्शन के यहां पर लिख देंगे ऑक्सा, तो हो जाएगा हमारा काम, साइक्लो वर्ड यूज आ जाएगा। देखो ऐसे अगर आपने किया तो फिर आपने क्या किया, इस कार्बन चेन में ऑक्सीजन को तो कार्बन चेन का पार्ट आपने मान लिया, लेकिन ऑक्सीजन को अगर आपने कार्बन चेन के साथ ले लिया तो आपने इन CO ग्रुप को यहां पर अलग कर दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तो आप ऑक्सा लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन है अब इन CO ग्रुप को क्या लिखोगे आप, कीटोन। क्या इन CO ग्रुप के लिए कीटोन लिखोगे क्या? और अगर आप कहोगे नहीं कीटोन नहीं, हम तो एनहाइड्रेट लिखेंगे, ओइक एनहाइड्रेट लिखेंगे, तो आप सोचिए ओइक एनहाइड्रेट में तो ऑक्सीजन भी आएगा, जबकि उस ऑक्सीजन को तो आप पहले ऑक्सा के फॉर्म में लिख चुके हो। तो आपने तो क्या किया, एनहाइड्रेट को ही ब्रेक कर दिया। एनहाइड्रेट के ऑक्सीजन को तो ऑक्सा लिख दिया और उसके दो CO ग्रुप को कीटोन मान लोगे और कीटोन मान करके ऑन लिखोगे, डायऑन। तो ये तो नोमेनक्लेचर ही गलत हो गया ना। तो इस ऑक्सीजन को आप इस ऑक्सीजन को अलग से नहीं लिख सकते, इस ऑक्सीजन को तो दोनों CO ग्रुप के साथ में कंबाइंड फॉर्म में ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, ओइक एनहाइड्रेट लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर इसका नोमेनक्लेचर हम साइक्लो के फॉर्मेट में नहीं कर पाएंगे। और आसान तरीका ये भी है कि नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स आर गिवन by using names of respective acid, क्योंकि respective acid के नेम में कोई साइक्लो वर्ड नहीं है तो यहां भी साइक्लो नहीं है। तो पॉइंट ये आता है कि सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो फॉर्मेट होता है ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है, ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। जो P1 है वो P1 ये बताता है कि स्ट्रक्चर ओपन चेन है या साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, ओपन चेन है तो P1 एब्सेंट होगा। तो इसमें तो फिर साइक्लो वर्ड नहीं आ रहा, तो हमें नेम से कैसे पता चलेगा कि साइक्लिक है? पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आप सोचिए। अगर इस एसिड इस एनहाइड्रेट के नेम में, ध्यान देना, अगर इस एनहाइड्रेट के नेम में डाइओइक एनहाइड्रेट हमने लिखा है, देखो डाइओइक एनहाइड्रेट अगर लिखा है तो डाइओइक एनहाइड्रेट का मतलब अंडरस्टूड है ये हमने किससे बनाया होगा, डाइओइक एसिड से बनाया होगा, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया होगा। और अगर हमने इसको डाइओइक एसिड से बनाया होगा तो आप सोचिए अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे बनने वाला एनहाइड्रेट जो होगा वो अंडरस्टूड है साइक्लिक ही होगा। आप सोचिए अगर किसी एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उस एसिड से, उस डाइओइक एसिड से बनने वाला जो एनहाइड्रेट होगा वो तो अंडरस्टूड है साइक्लिक ही होगा ना। तो जैसे ही इसको निकलेगा तो साइक्लिक तो बनेगी। तो क्योंकि डाइओइक एसिड, क्योंकि यहां पर डाइओइक एसिड है तो हमने यहां पर डाइओइक एनहाइड्रेट लिखा है और डाइओइक एनहाइड्रेट से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है तो डाइओइक एनहाइड्रेट का मतलब हमने इसे किससे बनाया होगा, डाइओइक एसिड से बनाया होगा। और अगर डाइओइक एसिड से बनाया होगा तो फिर अंडरस्टूड है कि एनहाइड्रेट कैसा बना होगा, साइक्लिक, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्रेट। जबकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से जो एनहाइड्रेट बनता है वो तो ओपन चेन बनता है। जैसे अगर आप ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लो हैविंग वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इससे अगर आप एनहाइड्रेट बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करके एनहाइड्रेट बनेंगे तो आप सोचिए इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से जो एनहाइड्रेट बनेगा वो एनहाइड्रेट साइक्लिक नहीं होगा, दैट विल बी ओपन चेन। ये ओपन चेन एनहाइड्रेट बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि ये कैसा बना है, साइक्लिक एनहाइड्रेट बना है। वो तो बनना ही था क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, डाइओइक एसिड से जो एनहाइड्रेट बनता है वो कैसा बनता है, साइक्लिक है। तो साइक्लो वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, नेम से ही समझ में आ रहा है कि वो अंडरस्टूड है साइक्लिक होगा। तो अल्टीमेटली ये हमारा एक बेस्ट पॉइंट रहेगा एनहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर के लिए कि अगर आपको किसी भी एनहाइड्रेट का नेम लिखना है, अगर आपको नेम लिखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो रिस्पेक्टिव एसिड बनाओ, उस एसिड का नेम लिखो, जो भी एसिड का नेम है उस नेम में लास्ट वर्ड एसिड की जगह क्या कर देंगे, एनहाइड्रेट कर देंगे, तो पेरेंटल एनहाइड्रेट का नेम आपको मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू राइट अल्फाबेट नेम्स ऑफ एनहाइड्रेट्स। तो एनहाइड्रेट्स वाला पार्ट कंप्लीट। अब मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा स्पेशल रूल्स के लिए।